This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PSX हॉटलाइन में खुशामदीद। मैं हूँ फ़हीम अख्तर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हॉटलाइन ये वो प्रोग्राम है जिसमें हम स्टॉक मार्केट पे बात करते हैं, स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं और वो तमाम फैक्टर्स कंसिडर करते हैं जो कि मार्केट की परफॉर्मेंस पे असरअंदाज हो रहे होते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम के पहले हिस्से में देखते हैं मार्केट के नंबर्स और फिगर्स। आज मार्केट 22 जून वेडनेसडे को नेगेटिव ट्रेड हुई और नेगेटिव ही परफॉर्म करती रही। 100 इंडेक्स 266 पॉइंट क्लोज करने के बाद 38,150 पॉइंट पर क्लोज हुआ। 30 इंडेक्स 230 पॉइंट्स शेड करने के बाद 21,855 पे क्लोज हुआ। ऑल शेयर्स में 113 पॉइंट्स माइनस हुए और इंडेक्स की क्लोजिंग थी 25,423 पे। ऑल शेयर्स में 124 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ, 100 में 74 मिलियंस का और 30 इंडेक्स में तकरीबन 54 मिलियन वॉल्यूम ट्रेड हुआ। टोटल 328 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ जिसमें से 23 अनचेंज रहीं, 91 ने गेन किया या उनकी कीमतों में इजाफा हुआ और 214 कंपनियां ऐसी थीं जिनके शेयर्स की कीमतों में कमी देखी गई। जहां तक वॉल्यूम्स का ताल्लुक है, के इलेक्ट्रिक आज फिर वॉल्यूम लीडर रहा। उसके अलावा दीवान ग्रुप के 2 स्टॉक्स जिनमें वाज़ेह तौर पर एक्टिविटीज़ देखी गई वो था दीवान सीमेंट और दीवान मोटर्स। आज भी इनका ट्रेंड नेगेटिव दिखाई दिया। इसके अलावा फौजी सीमेंट में भी आज वॉल्यूम्स जनरेट हुए और इसमें पॉजिटिव एक्टिविटी दिखाई दी। सुई नॉर्थ गैस कंपनी एक और स्टॉक जिसमें इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट लेते रहे। जहाँ तक टॉप गेनर्स का ताल्लुक है, इसमें यूनिलीवर फूड्स, पाकिस्तान टोबैको, पाकिस्तान सर्विसेज, मरे बुरे, फिलिप्स मॉरिस पाकिस्तान शामिल थे। टॉप लूजर्स में सेफायर फाइबर्स, खैबर टोबैकोस, सीरियल, एक्साइट और जुबली लाइफ इंश्योरेंस। ये थे कुछ मार्केट के फिगर्स। अब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं जिसमें हमारे पास गेस्ट होते हैं। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो उनका स्टॉक से ताल्लुक़ है, स्टॉक पे एक्सपीरियंस रखते हैं, स्टॉक्स में काम कर रहे हैं और स्टॉक्स पे लोगों को ट्रेड कराते हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर अब्दुल समद। इनका ताल्लुक़ है शजर कैपिटल से और ये इक्विटी ट्रेडर हैं। वेलकम समद। थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक हैं समद। दिस इज़ गुड टू सी यंग प्रोफेशनल्स, एजुकेटेड प्रोफेशनल्स, मैनेजमेंट के जो ग्रेजुएट्स हैं कमिंग एंड ज्वाइनिंग दिस इंडस्ट्री। आप क्या समझते हैं, आप क्या लोगों को गाइड करेंगे जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं कि वो इस इंडस्ट्री को ज़रूर ज्वाइन करें और आके कंट्रीब्यूट करें? जी देखिए, इसमें पहले हम देखते थे काफ़ी सालों से जो मार्केट में ट्रेडर्स होते थे वो यूजुअली वो आप देखें कि वो एक एजेड लोग और इस तरह करके एक्सपीरियंस उनका बहुत होता था। लेकिन अब हमने काफ़ी ये ट्रेंड 2003 और 2008 में जो मार्केट ने काफ़ी परफॉर्म किया, उसके बाद काफ़ी ग्रेजुएट्स हैं जो है वो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। बेसिकली ज़्यादा ज्वाइन रिसर्च में किया, फिर रिसर्च से ऑब्वियसली लोगों का ट्रांसफ़र हुआ तो वो सेल्स में भी आए। तो अब हमने ये काफ़ी ट्रेंड देखा है कि यंग प्रोफेशनल्स जो है वो आएँ और ऑब्वियसली डेफिनेटली ये मार्केट ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपना टैलेंट जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी आपका अगर फाइनेंस का बैकग्राउंड है तो उसके अंदर बहुत आपकी टैलेंट जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। समझ इससे हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि हमारी मार्केट में जब पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स, जब मैनेजमेंट साइंसेस के क्वालिफाइड, जब बैंकिंग एंड फाइनेंस के क्वालिफाइड और अकाउंट्स के क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स आ रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारी मार्केट बहुत वाज़ेह तौर पे एक बेहतर नोट की तरफ जा रही है। जी क्या ख्याल है आपका? जी 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 बिल्कुल। आप जैसे जैसे आप इस तरह देखेंगे कि ग्रेजुएट्स और वो अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली मार्केट में फंडामेंटल्स पे इस तरह जो स्पेकुलेशन वाला एलिमेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होता हुआ नज़र आएगा और ज़्यादा आपको एक्टिविटी फंडामेंटल्स पे होती हुई नज़र आएगी। पिछले चंद सालों से हमने फंडामेंटल, टेक्निकल्स, मुख्तलिफ तरह के जो टिपिकल टर्म्स हैं स्टॉक्स की, उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल देखा है। शायद उसकी वजह यह है कि लोग अभी ज़्यादा अपने आप को एजुकेट कर रहे हैं।
क्या कहते हैं आप इसके बारे में? जी जी बिल्कुल, जैसे जैसे जिस तरह मैंने कहा कि जैसे जैसे आपको इस फील्ड में एजुकेटेड लोग आते हुए नज़र आएंगे तो फिर आपको जो है वो डेफिनेटली वो ध्यान से हट के आपको जो है ना चीज़ें फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स और इस तरफ जाके जाती हुई नज़र आएंगी। क्योंकि यूजुअली तो यही होता था कि हमारी मार्केट में कि यार कोई काम कर रहा है तो क्या अच्छा लग रहा है तो उसके कहने पे ये ले लो, वो लोग पहले किताब और ये वाली चीज़ें कम देखते थे। लेकिन अब इस तरह का ट्रेंड आ गया है कि अगर आप किसी को रेकमेंड करें तो वो पहले पूछेगा कि क्या अर्निंग है, क्या इसकी बुक वैल्यू है, क्या ग्रोथ है, क्या इसके फैक्टर्स हैं, क्या अजम्पशंस आपने ली हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली जैसे जैसे एजुकेटेड लोग इसके अंदर आते जाएंगे तो ये चीज़ें आपको होती हुई नजर आएंगी। मिस्टर समद, आज भी आपने ग्रेजुएट किए एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स के साथ, अच्छी यूनिवर्सिटी से, लेकिन आज भी पाकिस्तान में MBA स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता। इंटरनेशनली अगर आप देखें तो बहुत सारे ममालिक इस तरह की डिग्रीज़ करा रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इसकी ज़रूरत है हम भी MBA स्टॉक मार्केट्स कराएं या MBA फाइनेंशियल मार्केट्स कराएं? जी जी बिल्कुल, अभी यहाँ पे जो है ये इस तरह की कोई मेजर्स नहीं होता जो कि स्पेसिफ़िकली स्टॉक मार्केट या हमारी स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड हो। लेकिन अगर इस तरह अगर मार्केट हमारी डेवलप करती गई तो डेफिनेटली फिर इंस्टीट्यूशंस भी जो हैं वो इसको प्रेफर करेंगे और इसको लाने की कोशिश करेंगे। समझ, अभी हम आएंगे अपने नाजरीन के फेवरेट क्वेश्चंस की तरफ। आप आने वाले दिनों में मार्केट को कैसा देख रहे हैं? बिकॉज मार्केट ने ऑलरेडी एक बूम बनाया और पिछले 3 दिन से सेशंस थोड़े से कंपैरेटिवली डिप्रेसिव हैं। दो व्हाट आई फील इसके ये भी एक स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस का हिस्सा होता है, प्रॉफिट टेकिंग होती है, प्राइस डिस्कवरी होती है। लेकिन आज सोशल मीडिया पे या क्वेश्चंस बेतहाशा लोग फ्लोट कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। तो आपके ख्याल में क्या आउटलुक है, क्या होना चाहिए आगे? देखिए, अगर आप हमारी मार्केट की हिस्ट्री पिछले 1.5, 2, 3 साल की देखें तो इस मार्केट का जो लास्ट फ्राइडे होता है उसके हिसाब से एक फ्यूचर्स का रोल ओवर वीक होता है। तो जब भी फ्यूचर्स का रोल ओवर वीक होता है ना, और उससे पहले अगर ख़ास करके मार्केट ने परफॉर्म किया होता है तो फ्यूचर्स में काफ़ी सारी ओपन पोजीशंस आ जाती हैं। जब ओपन पोजीशंस आ जाती हैं तो वो उनको रोल होना होता है नेक्स्ट मंथ के लिए। जब उनको नेक्स्ट मंथ के लिए रोल होना होता है तो उसमें वो थोड़ा सा मार्केट हमेशा आके रुकती है या नेगेटिव सेंटिमेंट दिखाती है। लेकिन वो जैसे जैसे ये हफ्ता गुजरता जाएगा नेक्स्ट वीक में फिर हम इसको मार्केट को सही होते हो। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी उस वजह से, ये इसका एक और रीज़न ये रोल ओवर वीक भी है, फ्यूचर्स रोल ओवर वीक। तो ये सेट हो जाएगा तो मंडे से मार्केट आपको। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इस वक्त ट्रिगर, इमीडिएट ट्रिगर कोई मौजूद नहीं है, बिकॉज रिजल्ट्स में सेफली अभी चंद हफ्ते रहते हैं। आपका क्या ख्याल है? देखिए, उसमें आज ऑफिस में मुझसे किसी ने ये क्वेश्चन किया तो मैंने उनको ये कहा कि देखें जो रेट्स थे ना, अगर उन रेट्स से काफ़ी चीज़ें वापस नीचे आ गई। जैसे एंग्रो फॉर एग्जांपल 350 से ऊपर 352 वहाँ ट्रेड करा था, आज शायद 336 के करीब आ गया। तो अगर वो 330 के लेवल पे आया तो जिन लोगों ने 350 के अराउंड सेलिंग की थी वो वापस बाइंग पे आ जाएंगे। तो इस तरह ये मार्केट फिर वहाँ सपोर्ट आ जाएगी। तो ये इस तरह जो है ना वो चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी फिर। तो ऐसा कोई नहीं है कि वो ट्रिगर का होना कोई लाजमी है। जब वो बाइंग पाएंगे तो वो फिर एक रैली बनना शुरू हो जाएगी। तो ट्रिगर का कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अपने हिसाब से करेक्ट हो रही हैं और अपने हिसाब से चल रही हैं। मिस्टर समद, आखिरी रमज़ान के चंद दिन, आखिरी रमज़ान के ख़ास तौर पे 2 अशरे जो होते हैं इनमें ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ कंपैरेटिवली बहुत कम हो जाती है। बहुत सारे लोग मजहबी फेस्टिविटी की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग इत्तिकाफ़ में बैठ जाते हैं, कुछ के टाइमिंग श्रिंक हो जाते हैं। क्या उसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों पे पड़ेगा आपके ख्याल में? जी बिल्कुल, लास्ट ईयर और उससे पहले भी हमने देखा है कि वॉल्यूम्स थोड़े बहुत श्रिंक हो जाते हैं। लेकिन उसमें भी ज़रूरी नहीं है, अगर आपकी कोई एक्टिविटी, कोई ऐसी कोई ख़बर आ जाती है, कोई ऐसा कोई इवेंट हो जाता है तो वो उससे भी वॉल्यूम जनरेट हो जाते हैं। अभी फ़िलहाल जो वॉल्यूम्स डिप्रेस्ड होने का मेन रीज़न वो फ्यूचर्स रोल ओवर वीक है, क्योंकि पिछले दिनों तो हमने रमज़ान में वॉल्यूम्स देखे अच्छे, तो आगे भी वॉल्यूम्स हो सकते हैं, ऐसा कोई वो बात नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि वो आपको मंडे से वॉल्यूम्स कुछ बेहतर ही नज़र आएंगे। एज ए इक्विटी ट्रेडर आपको बहुत सारे क्लाइंट्स, आपके बहुत सारे लोग आपको कॉल करते होंगे और आपसे एडवाइस मांगते होंगे, वेयर टू इन्वेस्ट, व्हाट टू बाय फॉर टुडे। आप क्या उनको बताना चाहेंगे? देखिए, हम यूजुअली सबसे पहले तो हम रोज़ की ट्रेडिंग में तो ज़्यादा लोगों को मना ही करते हैं कि रोज़ की ट्रेडिंग जो है वो तो ऑब्वियसली मार्केट तो किसी की नहीं है, वो तो ऊपर नीचे हो सकती है। तो हम तो लोगों को ये एडवाइस करते हैं कि आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म ही इन्वेस्ट करें, और उसमें फिर हम लोगों को जो फंडामेंटल्स हैं, जो हमारी रिसर्च के थ्रू हमें जो एडवाइसेस आती हैं वो हम लोगों को गाइड करते हैं। अच्छा, आपने बताया कि आप डे ट्रेड को डिस्करेज करते हैं। इन कॉन्ट्रेरी अगर आप दुनिया भर की मार्केट को देखें तो जॉबर्स
डे ट्रेडर्स ये जान होते हैं किसी भी मार्केट के, मार्केट को चलाते हैं, मार्केट में एक्टिविटी एक सेंटिमेंट लेकर आते हैं, एक्साइटमेंट लेकर आते हैं। आप क्या समझते हैं, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है? देखिए उसमें ये है कि हमारा जो बेसिक जॉब डिस्क्रिप्शन है वो हम जो है वो इंस्टीट्यूशंस को डील करते हैं। ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस जो है, बल्कि आप समझ लें कि 90% जो भी है इंस्टीट्यूशंस वो डे ट्रेडिंग में बिलीव नहीं करते। वो सारा जो बैंक्स, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ वो मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म ही काम करते हैं। तो क्योंकि हमारा डीलिंग पूरा उन्हीं के साथ रहती है, तो ऑब्वियसली हमारा माइंडसेट भी उन्हीं की तरह बना हुआ है। लेकिन नेचुरली जो हाउसेस हैं जिनका रिटेल बेस है, तो वो उनका फोकस फिर इस तरह की डे ट्रेडिंग पे होता है। लेकिन हमारे यहाँ ये इस तरह का इतना रुझान नहीं है। समझ साहब, जैसे आपने बताया कि आप इंस्टीट्यूशंस के साथ डील करते हैं, तो आपके एक्सपीरियंस का हम फ़ायदा उठाना चाहेंगे। इंस्टीट्यूशंस का ट्रेंड इस वक्त, इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट पाकिस्तानी मार्केट में आपको क्या लगता है? देखें, इसको हम अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो मेरा ख्याल है कोई भी इस वक्त पाकिस्तान पे नेगेटिव नहीं है। लेकिन बात यह है कि यहाँ मार्केट में लोग इस तरह देखा जाता है कि यार अगले 2 दिन में क्या लगता है, 4 दिन में क्या लगता है, तो वो ज़रा आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है कि यार 4 दिन बाद मार्केट कहाँ होगी। उसमें कोई भी इवेंट हो सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं। अब ऑयल ही आप देख लें, इंटरनेशनली जिस तरह ट्रेड करता है उस हिसाब से ऑयल स्टॉक्स यहाँ, तो आप इसमें अंदाज़ा लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अभी फ़िलहाल आप देखें ऑयल ने फिर रैली थोड़ी बहुत करना बाहर शुरू की है, लेकिन यहाँ स्टॉक्स ने अभी तक उतना शो नहीं किया। तो ये डेफिनेटली आपको 2-4 दिन में अगर बाहर और रैली चलती जाती है तो आपको ऑयल सेक्टर ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए पाकिस्तान में आपके ख्याल में क्या ऐसी चीज़ है, अगर आप सारी मार्केट्स को कंपेयर करें, रीजनल मार्केट्स को कंपैरिजन करने के बाद, जो उनको यहाँ पे इस वक्त भी खींच के लेके आए? देखिए, उसमें यह है कि हमारे अभी तक जो मल्टीपल्स हैं वो रीजनल पेयर से काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं, और अब क्योंकि हम इमर्जिंग में भी आ गए हैं तो अब हमारा कंपेयर होता है वो इमर्जिंग के प्लेयर से, तो उनके मल्टीपल्स तो और ज़्यादा हाई हैं। तो हमारा वो जो गैप है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। पहले हम फ्रंटियर में थे, अब इमर्जिंग में आ गए, तो फ्रंटियर के मल्टीपल्स पे भी हम डिस्काउंट पे थे, अब इमर्जिंग में आके और डिस्काउंट पे आ गए। तो डेफिनेटली फॉरेन इंटरेस्ट जो है वो हमारी तरफ ज़्यादा आता है और आता रहेगा। समझ एक आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, डेवलप मार्केट में अपने परसेप्शन पे आप पाकिस्तान को आने वाले कितने सालों के बाद देखते हैं, और कौन कौन से ऐसे कोर एरियाज़ होंगे जिनको इम्प्रूव करना पड़ेगा पाकिस्तान को डेवलप मार्केट की कैटेगरीज में जाने के लिए, बिकॉज वी आर ऑलरेडी इनटू 1 स्टेप्स अहेड? देखिए, डेवलप्ड में तो अभी मेरा ख्याल है कि उसको फोरकास्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लगेगा। लेकिन आपके मार्केट में अभी भी इन्वेस्टर बेस बहुत छोटा है, 3-4 लाख बताते हैं कि शायद एक्टिव यूआईएन्स हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा कम है। अभी आपको उसमें जाने के लिए पहले तो ब्रॉडर पार्टिसिपेशन मार्केट की बहुत सारी होनी चाहिए, और फिर इकोनॉमी में काफ़ी सारी आपकी चीज़ें हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट आनी बाकी है। आपके रिज़र्व साइज़, आपके एक्सपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें वो अलग। लेकिन अगर आप सिर्फ मार्केट को देखें तो आपका अभी साइज़, आपके मार्केट में डेप्थ बहुत कम है, ऑप्शंस नहीं है, सारी चीज़ें, क्योंकि जो कि हर डेवलप मार्केट में होती है। अभी तो आप देखें ना कि फ़ॉरेन जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो वो कह रहे थे हमें शॉर्ट सेल भी अलाउ किया जाए रेडी मार्केट में, जो कि हमने नहीं किया, लेकिन फिर भी हम उसमें आ गए। तो ये सारी चीज़ें मार्केट से रिलेटेड आपकी होनी चाहिए। आपने एक बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट दिया, मार्केट की बेस को ब्रॉड करना बहुत बड़ा कंसर्न्स है। हमारी मार्केट की बेस खासे अरसे से ब्रॉड नहीं हो सकी। एक ख़ास तरह के इन्वेस्टर्स हैं, एक ख़ास तरह की कैटेगरी है जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। आपके ख्याल में हम क्या स्टेप्स ऐसे ले सकते हैं जिससे हमारी मार्केट की बेस क्विकली ब्रॉडन हो? देखिए, उसमें सबसे पहले तो गवर्नमेंट को ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स या स्टॉक एक्सचेंज को रादर अवेयरनेस प्रोग्राम्स कराने पड़ेंगे। असल में लोगों का अभी तक काफ़ी हद तक जो मैं लोगों से बात करता हूँ यही लगता है लोगों को ये एक कोई गैम्बलिंग की कोई प्लेस है, तो वो थोड़ा सा लोगों को निकालना पड़ेगा। और उसके बाद मेरे ख्याल है मार्केट इस तरह के अगर अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते रहेंगे तो मेरे ख्याल है लोगों का इंटरेस्ट डेफिनेटली आ जाएगा। अवेयरनेस प्रोग्राम स्टॉक एक्सचेंज भी बहुत सारे करवा रहा है, मुख्तलिफ हाउसेस भी करवा रहे हैं, मुख्तलिफ फंड्स भी करवा रहे हैं, लेकिन उनका इतना इम्पैक्ट नहीं आ सकता, ना ही देखा गया है पिछले दिनों में। और कोई ऐसा आउट ऑफ बॉक्स इन योर व्यू? नहीं, मेरा ख्याल है कि आप असल में अवेयरनेस प्रोग्राम्स अब होना शुरू हुए हैं जी, बिल्कुल हमें भी मैसेजेस आते हैं, लेकिन वो आपको एक कंटिन्यूस लेवल पे उसको करना पड़ेगा, रिज़ल्ट आपको उसके बाद ही मिलेगा। अब होता ये है हमारे यहाँ कि अब हमने अवेयरनेस प्रोग्राम कराए, 10 कराए, 15 कराए, 50 कराए, आपने देखा यार कुछ ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ा, आपने रोक दिया।
तो उससे क्या होता है कि वो चीज़ कंटिन्यूस बेसिस पे जब तक नहीं होगी तो वो इम्पैक्ट नहीं आएगा। आपको ये 2-4 साल 5 साल हम बातचीत जारी रखेंगे। वी विल हैव टू गो फॉर अ क्विक ब्रेक। नाज़रीन स्टे विद अस, वी विल बी बैक आफ्टर अ क्विक ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे स्टॉक मार्केट पे और हमारे साथ मेहमान हैं मिस्टर अब्दुल समद फ्रॉम शजर कैपिटल्स। समद साहब, पिछले 2 दिनों से वॉल्यूमेटिक एक्टिविटी ख़बरों में दीवान ग्रुप है। वॉल्यूम्स भी आ रहे हैं और न्यूज़ भी, र्यूमर्स भी चल रही हैं। योर कमेंट्स। देखिए, उसमें ये है कि कल शायद ये मैसेज असल में एक तो ये व्हाट्सएप के ग्रुप्स जो बन गए हैं ना, उससे काफ़ी मार्केट के डायनामिक्स चेंज हुए हैं। पहले ये ख़बरें जो है वो इस तरह इतनी जल्दी जो है ना, अब उसमें किसी ने मैसेज चला दिया कि वो उनकी टॉक्स जो हैं वो रिस्ट्रक्चरिंग की वो फेल हो गई, तो उस पर जो है वो स्टॉक दोनों का लोअर लिमिट हो गए और आज फिर जो है वो फिर सुबह इसी तरह हमने नेगेटिव ट्रेंड देखा गया। अब उसके बाद फिर ये एक और मैसेज आया कि ये जो है कंपनी ने कहा ऐसा कोई बात नहीं है, हमारी तो बातचीत सी चल रही है। तो इसमें ये कि अब कंफर्म कोई नोटिस नहीं आया कंपनी की तरफ से, कोई कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस वो कोई किसी को भी कुछ भी करना होता है तो वो खबरें घुमा के जो है वो ये काम हो जाता है। स्टॉक मार्केट की बहुत पुरानी सेइंग है कि बाय ऑन र्यूमर्स एंड सेल ऑन स्ट्रेंथ। क्या आप समझते हैं कि इसके साथ में र्यूमर्स का पैटर्न आईटी, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के साथ में कुछ ज़्यादा बढ़ने गया है? बिल्कुल, मैं यही आपसे बात कर रहा हूँ कि ये ग्रुप्स अब असल में बहुत आसान भी हो गया ना। पहले तो आपको मैसेज करना पड़ता था 100 लोगों को, 200 लोगों को, और बात जाके फैलती थी, फिर दूसरा वो करे। अब तो इतना आसान है कि आप 200 लोगों का ग्रुप है, उसमें आपने एक ही दफ़ा लिखा, 200 लोगों तक बात पहुँच गई, उसने 200 लोगों को लिख दिया, तो वो इतना आसान हो गया और वो इतनी जल्दी बात फैलती है, तो इसके थ्रू काफ़ी चीज़ें जो है वो हो जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि इन्वेस्टर्स को वेट करना चाहिए फॉर्मल कोई कंपनी के अनाउंसमेंट का। उससे पहले कोई भी ग्रुप पे ना तो बाइंग साइड ना तो सेलिंग साइड की तरफ कोई भी स्टेप नहीं लेना चाहिए। आपका एक्सपीरियंस, आपका ट्रेडिंग पैटर्न, आपका डे टू डे वाला जो एक्टिविटी है उसको देखते हुए आपके ख्याल में इस वक्त कौन सा ऐसा सेक्टर है जो कि सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है हमारे पास पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट के लिए? देखें, अगर आप सेक्टर पूछ रहे हैं तो सबसे अट्रैक्टिव सेक्टर अभी भी बैंक्स हैं, क्योंकि इन्हीं के मल्टीपल्स अभी तक सबसे ज़्यादा लो चल रहे हैं। और हमने अभी देखा जब इमर्जिंग की में हम गए, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट भी हमने यही देखा कि बैंक्स में ही आया था, और आगे भी, क्योंकि ये अभी रिलेटिवली बहुत ज़्यादा मार्केट से भी सस्ते हैं। तो सबसे अट्रैक्टिव मुझे बैंक्स ही लग रहा है, और वो प्योर वैल्यूएशन बेसिस पे कि अभी भी उनके मल्टीपल्स काफ़ी नीचे चल रहे हैं। बैंक्स को आप क्लियरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, बिग 5, मिड टियर और स्ट्रगलिंग बैंक्स। आप क्या समझते हैं कौन कौन से बैंक्स, कौन कौन सा ग्रुप इस वक्त अट्रैक्टिव है? देखिए, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव अभी भी बिग 5 ही हैं, इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म उन्होंने किया है और अभी भी वो सबसे ज़्यादा सस्ते हैं। तो जब तक वो महंगे नहीं हो जाते, हम उसके बाद मिड टियर को देख नहीं सकते। फिर मिड टियर महंगे नहीं हो जाते तो हम थर्ड टियर पर नहीं जा सकते। तो सबसे पहले तो ये परफॉर्म करें, तो उसके बाद फिर हम देखेंगे कि वो मिड टियर में क्या हालात हैं और उसके बाद लो टियर में। क्योंकि अभी तो सबसे अच्छा बैंक हमारे जो हैं, जो बड़े बैंक्स हैं, जिनमें जिस तरह आपने कहा बिग 5, वही सस्ते हैं, तो हम क्या उसमें सेकंड टियर में जाने की बात करें। थर्ड टियर बैंक्स, स्ट्रगलिंग बैंक, क्या बैंकिंग सेक्टर को इन टोटलिटी एक डेंजर पोज नहीं कर रहे हैं? उसमें ये कि देखें, स्टेट बैंक काफ़ी विजिलेंट है और काफ़ी चीज़ों को देखता है, कैपिटल एडवोकेसी सारी चीज़ें वो बिल्कुल देख रहा है। तो वो मेरा ख्याल है कि ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। उनको बार बार कहा भी जाता है कि आप कैपिटल पूरा करें, जिस तरह समिट बैंक ने किया और बैंक्स ने भी किया और कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा कोई मसला ये नहीं है कि खुदा न खास्ता कभी हम सुबह उठे तो एक बैंक बंद हो गया, ऐसे कोई कहानी नहीं है। और अगर ऐसा खुदा न खास्ता हो भी जाता है तो स्टेट बैंक उसको काफ़ी अच्छे तरीके से केटर कर लेता है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई थ्रेट लोअर बैंक्स की साइड पे नहीं है। आपने बैंकिंग सेक्टर को फर्टाइल बताया था, आपने बैंकिंग सेक्टर को लाइक किया। मिड टियर बैंक्स, बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं जिनके फंडामेंटल्स देखें तो आपको खासे स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं, लेकिन बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर सके। 5 से 6 क्लियरली आप उन बैंक्स को फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हो। क्या रीज़न है? देखें, वो उसका रीज़न सबसे पहले यही है कि सबसे पहले
तो बिग 5 ने परफॉर्म करना है। जब तक बिग 5 परफॉर्म नहीं करेंगे आपका इंटरेस्ट सेकंड पे आएगा ही नहीं। जब तक वो सस्ते रहेंगे तो छोटे वाले और सस्ते रहेंगे, उससे छोटे और सस्ते रहेंगे। तो इसके लिए तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हमारी मार्केट का जो डायनामिक है ना वो ऐसा है कि सबसे पहले अगर सेक्टर को हटा दें, ओवरऑल मार्केट को देखें तो सबसे पहले जो हमारा जो प्रीमियम सेक्टर है ना, जो जिसको आप ब्लू चिप कहते हैं, सबसे पहले हमेशा ब्लू चिप चलता है। उसके बाद बारी आती है सेकंड टियर की। जब ये दोनों सेक्टर महंगे हो जाते हैं तो फिर थर्ड टियर स्क्रिप्ट में आप एक्टिविटी देखते हैं। तो इसी तरह अगर आप उसको ब्रेक कर लें, सेक्टर वाइज आ जाएं, तो सेक्टर वाइज भी सबसे बड़े बैंक पहले चलेंगे, तो फिर उसके बाद सेकंड टियर में एक्टिविटी आएगी और फिर थर्ड टियर में। बैंक से आते हैं एक ऐसे सेक्टर की तरफ जो कभी बहुत ज़्यादा फोकस का या लोगों की मरकज़ का की वजह होता था, वो है ऑयल एंड गैस सेक्टर। कैसा देखते हैं आप ऑयल एंड गैस सेक्टर? देखिए, ऑयल एंड गैस सेक्टर को पिछले 2 साल में काफ़ी हिट आई है इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस की वजह से। लेकिन अब अगर आप इंटरनेशनल रिपोर्ट्स पढ़ें तो सब जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट सब रिवर्सल की बात कर रहे हैं। तो अब क्यों हुआ ये है कि वो एक काफ़ी नीचे की तरफ चले गए थे स्टॉक्स, उसके बाद वो कुछ रिबाउंड होकर कुछ 50%, कुछ ने गेन दिया है, कुछ ने 70 दिया है, कुछ ने 100। तो लोग उसमें परेशान है कि यार ये तो काफ़ी बढ़ गए हैं। लेकिन बात ये है कि वो आए कहाँ से, वो उनको आपको देखना चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल OGDC 285 का रेट होता था, वो 93 हो गया था, तो अभी भी वो 143 हुआ है। तो अभी भी उसमें अंदर जगह बहुत है। तो मेरा ख्याल है कि ऑयल सेक्टर भी एक दूसरा ऐसा सेक्टर होगा कि जिसके अंदर आप बहुत अच्छी आगे एक्टिविटी देख सकते हैं। लेकिन उसका भी फिर क्लियर लिंक है बाहर की ऑयल प्राइसेस के साथ। अगर वो आपको बढ़ती हुई नज़र आएंगी तो आपको डेफिनेटली ये सेक्टर बहुत अच्छा आगे परफॉर्म करेगा। हमारे व्यूअर्स जो आपके प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो आपके फ़ैन हैं, अगर अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं, 1 2 3 4 5 फ्यू स्टॉक्स कौन कौन से आप उनको रिकमेंड करेंगे फॉर शॉर्ट टर्म और फॉर मीडियम टर्म? देखिए, इस स्टॉक्स तो उनको डेफिनेटली इन्हीं सेक्टर्स में से उठाने चाहिए जो कि बैंक और ऑयल है। अब उसमें से वो देख लें कि उनकी रिस्क पैरामीटर्स क्या हैं। अगर वो ज़्यादा रिस्क हैंडल कर सकते हैं तो देखें, ऑयल में सबसे अच्छा जो है, जो कि डिविडेंड पेइंग भी है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स है, उसको नज़र में रखना चाहिए। एक मारी पेट्रोलियम एक स्टॉक है जिसको लोग काफ़ी हद तक ये अज्यूम करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव है, बहुत जल्दी बढ़ जाता है और नीचे आ जाता है, लेकिन उसके अंदर क्लियर एक फंडामेंटल चेंज आया है, उसको देखा जा सकता है। OGDC अपनी वैल्यूएशन से काफ़ी सस्ता है। तो ये 3 स्टॉक्स आप समझ लें, आप ऑयल में देख लें। बाकी बैंक्स में डेफिनेटली HBL और UBL वो अभी तक काफ़ी सस्ते हैं, तो उनके अंदर आपको बाइंग करनी चाहिए। एक्सप्लोरेशन स्टॉक्स, इनके बारे में बहुत सारे लोग ये समझते हैं, इनके फंडामेंटल्स इंटैक्ट रहने आने वाले दिनों में मुख्तलिफ क्यूरीज़ हैं, मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं, मुख्तलिफ कंसर्न्स हैं, बिकॉज इनका एक्सप्लोरेशन का जो भी प्लान है वो ट्रू एंड लेटर स्पिरिट में इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। योर कमेंट्स? ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की बात करें? Exactly. जी, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में मेरा ख्याल है कि ड्रिलिंग एक्टिविटीज़ अगर आप देखें जो कि अकाउंट्स पे वो देते हैं, तो किसी ने भी ड्रिलिंग एक्टिविटी अपनी कोई ख़ास कम नहीं की है। तो मेरा ख्याल है कि ये कहना कि कोई ख़ास हिंडर होंगे उनके प्लान्स, ऐसा नहीं है। वो अगर वो एक्सप्लोरेशन कॉस्ट ज़्यादा इनकर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अगले सालों में उनके बड़े जो है वो डिस्कवरीज़ होते हुए नज़र आएंगी। और पिछले दिनों में हमने देखा भी है कि आप काफ़ी डिस्कवरीज़ आपने पाकिस्तान पेट्रोलियम की, OGDC की, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स की देखी। वो इसी वजह से होती हैं कि जब वो 1-1.5 साल पहले एक्सप्लोरेशन कॉस्ट अच्छी करते हैं, तो डेफिनेटली आपको आगे भी डिस्कवरीज अच्छी नज़र आएंगी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, इसको अगर हम अपने इकोनॉमिकल फिगर्स के साथ में साइड बाय साइड रखें, आप क्या समझते हैं स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस इकोनॉमिकल फिगर्स को, इकोनॉमी को सपोर्ट कर रही है या नहीं? देखें, अगर हम इंटरेस्ट रेट सिनारियो, इन्फ्लेशन, इन चीज़ों को रखें तो बिल्कुल अभी सपोर्ट कर रही है। इनफैक्ट अभी जिस इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में हमें, अभी मार्केट काफ़ी सस्ती है, ये इससे काफ़ी हद ऊपर जा सकती है, क्योंकि ये अभी मेरे ख्याल 5.75 तकरीबन है डिस्काउंट रेट। तो इस डिस्काउंट रेट में हम पहले, तो मुझे तो यह नहीं याद कब थे, मेरे ख्याल काफ़ी सालों पहले थे, तो अभी बिल्कुल सपोर्ट कर रही है। नंबर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है वो भी सपोर्ट कर रहा है, तो सारी चीज़ें सपोर्ट कर रही है। डॉलर पैरिटी भी सपोर्ट कर रही है। डेफिनेटली आप यहाँ से ऊपर भी इंडेक्स को देख सकते हैं। सीमेंट सेक्टर का एक आने वाले दिनों में बड़ा एक्साइटमेंट है, CPEC। हम 2 सिनेरियोज़ में आपके व्यूज़ चाहेंगे, CPEC को सामने रखते हुए और CPEC को नहीं शॉर्ट टर्म में कंसिडर करते हुए आप सीमेंट सेक्टर को कहाँ पे देख रहे हैं? सीमेंट सेक्टर के अंदर पिछले 2 सालों में काफ़ी ग्रोथ आई है, और आगे भी अगर CPEC होता रहा तो डेफिनेटली बहुत ग्रोथ है और आपको सीमेंट सेक्टर परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा। असल में इनके मार्जिन्स अभी काफ़ी ज़्यादा पीक पे चले गए हैं, तो लोग ये अज्यूम करते हैं कि शायद मार्जिन्स जो है वो
इस पे ना रहें। लेकिन अगर सीपैक में काफ़ी डिस्पैच जिस तरह गवर्नमेंट बात कर रही है और इस तरह के अगर प्रोजेक्ट्स लगते रहे तो आपको सीमेंट में ग्रोथ नज़र आती हुई आएगी। और अगर आप कह रहे हैं दूसरे सिनारियो में सीपैक नहीं होता तो फिर इस सेक्टर के लिए थोड़े प्रॉब्लम्स हैं। आप लोग साइड बाय साइड कमोडिटीज़ को भी देख रहे होते हैं, कमोडिटीज़ की परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे होते हैं। आने वाले दिनों में अगर कमोडिटीज़ एक्सचेंज एक्सपैंड होता है, कमोडिटीज़ की एक्टिविटीज़ हमारे इन्वेस्टर्स बढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल गोल्ड में और क्रूड में, अगर इनकी प्राइसेस आगे ड्राइव फॉरवर्ड करती हैं तो क्या इम्पैक्ट आएगा हमारी मार्केट में इन योर व्यू? देखिए, क्रूड तो हमारी मार्केट से काफ़ी हद तक लिंक्ड है क्योंकि उसके अंदर हमारे सेक्टर्स काफ़ी हैं। बाकी जो इन्वेस्टर्स जिनको ट्रेडिंग का जो आर्ट है वो समझ में आ जाता है तो फिर वो चाहे वो हमारी स्टॉक मार्केट हो या वो कमोडिटीज़ मार्केट, वो फिर उसको समझ जाते हैं और वो उसके अंदर स्विच आपस में करते रहते हैं। जैसे हमारे इन्वेस्टर्स भी हमसे पूछते रहते हैं कि यार गोल्ड क्या लग रहा है, अगर गोल्ड अच्छा लग रहा है तो वो फ़ौरन अपनी इन्वेस्टमेंट स्विच करके गोल्ड में चले जाते हैं, वहाँ पैसे बना लेते हैं। तो जो मार्केट फ्रेंडली इन्वेस्टर हो जाता है ना, फिर वो उसके लिए मसला नहीं होता कि वो कौन सी मार्केट में काम करे, वो फ़ौरन स्विच कर जाता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको अगर आर्ट या साइंस आता होता है तो आप किसी भी मार्केट में पे कर सकते हैं, किसी भी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं? जी जी, डेफिनेटली। राइट। ये बताइए कि फौरी तौर पे अगले चंद सेशंस में आप मार्केट को कैसा देख रहे हैं? आप फ्रेश इन्वेस्टर्स को जो पोजीशन लेना चाहें, आप उनको क्या गाइड करेंगे कि दे शुड टेक पोजीशन और वेट फॉर सम टाइम? देखिए, इसमें ऐसा है कि जिस तरह हमने पहले बात की कि ये रोल ओवर वीक है, यूजुअली रोल ओवर वीक में ये होता है कि फ्राइडे के दिन सेकंड सेशन जो है वो वीकेस्ट होता है और उसमें क्योंकि आपको फ्यूचर वाली पोजीशंस जो है वो अफ्लोट करना ज़रूरी होती हैं, क्योंकि वरना ऑटोमेटिकली वो ख़त्म हो रहा होता है। तो फ्राइडे के दिन सेकंड सेशन बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, जहाँ लोग जो है वो अपने पोजीशंस फेंक रहे होते हैं। वहाँ आप जो है वो अपनी पोजीशंस लें और फिर मंडे से आपको इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। आप ये समझते हैं कि अगले आने वाले चंद दिन जो हैं इसमें आप पोजीशन कॉन्फिडेंटली ले सकते हैं अगर आपको कहीं पे प्राइसेस मिल रही हैं? जी, डेफिनेटली। आपको अगर देख रहे हैं कि आप जो स्टॉक लेने जा रहे हैं वो करेक्ट हो गया है और आपको सस्ता मिल रहा है, तो आप डेफिनेटली कल उसका इनफैक्ट फ्राइडे को, डे आफ्टर टुमारो, आप सेकंड सेशन तो रमज़ान में नहीं होता बल्कि आप लेट आवर्स में आप उसके अंदर डेफिनेटली पोजीशन लें, तो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपको उसमें बेहतर परफॉर्मेंस नज़र आएगी। समझ साहब, आपसे बात करके बड़ा मज़ा आया। जब भी हमें टाइम मिलेगा दोबारा हम आपको इन्वाइट करेंगे। थैंक यू। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे स्टॉक मार्केट के ऊपर। स्टॉक मार्केट में सेंटिमेंट्स बिल्ड होते हैं, सेंटिमेंट्स डैमेज होते हैं। सेंटिमेंट्स बड़ी तेज़ी के साथ में बिल्ड होते हैं और तेज़ी के साथ डैमेज होते हैं। इट ऑल गोज़ विद द परफॉर्मेंस ऑफ इंडेक्स। जब इंडेक्स बढ़ रहा होता है तो आप हमेशा बुलिश, हर शख्स बुलिश नज़र आ रहा होता है। जिस वक्त इंडेक्स फॉल करना शुरू करता है या करेक्शन फेज़ में आता है तो लोग बेरिश हो जाते हैं। यहाँ पे आपने अपने सेंटिमेंट्स को कंट्रोल रखना है। यहाँ पे आपने अपना आर्ट और साइंस, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे, उसको अप्लाई करना है और मार्केट के पोटेंशियल से फ़ायदा उठाना है। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए। इसके साथ ही मुझे याद दें। अल्लाह हाफ़िज़।